ओके, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O5 है, उसका जो रिएक्शन का जो टाइम है, अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस ले लें तो इसका जो टाइम हो जाता है वो कितना आता है, 12 मिनट्स हो जाता है। अगर हम क्या ले 25 डिग्री सेल्सियस ले तो इसका जो टाइम है वो होगा हमारा 5 आवर्स। और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन करवाएं तो हमारा जो टाइम है वो कितने लगेंगे, कम, मिनिमम से मिनिमम 10 डेज लगेंगे हमें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को राइज कर दें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। सिमिलरली हमें पता है अगर हमारे पास, अगर हम मान लो कि हमारे पास कोई भी कैनोनिकल फ्लास्क है, उस कैनोनिकल फ्लास्क में मान लो हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है पिंक कलर होता है, और जैसे जैसे हम उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करते हैं तो इसका कलर क्या होने लगता है, डीकलराइज होने लगता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इसी मिक्सचर का, इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे और हम टेम्परेचर हाई ले लें तो ये जो रिएक्शन है, यानी जो जितना ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे, यानी जितनी तेज़ी से कलर गायब हो रहा था, आपका डीकलराइज हो रहा था पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी डीकलराइज की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। ठीक है। एंड इट हैज़ बिन फाउंड दैट, ये भी देखा गया, फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय द 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट नियरली डबल्ड। अगर आप 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज कर लेते हो किसी भी रिएक्शन के दौरान तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है। मान लो कि किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, हम मान लेते हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो रेट कांस्टेंट है वो मान लो कि के है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के है और हम टेम्परेचर ले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस मोर, तो जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2K के बराबर, यानी डबल हो जाएगा इनिशियल वैल्यू के। ठीक है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय Arrhenius equation. It was first proposed by the Dutch chemist J.H. van 't Hoff, but Sweden chemist Arrhenius provide its physical justification and interpretation. ठीक है। जो हमारे केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने हमें जस्ट उसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन दी थी कि टेम्परेचर से किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि k is equals to a e to the power exponential to the power minus of e a r t, जहाँ पे a हमारा क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी एक्सपोनेंशियल के आगे लगने वाला कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है। इट इज़ अ स्पेसिफिक कांस्टेंट टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल। ठीक है। और टी टेम्परेचर है। तो ये क्या कह रहा है, इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम लेके चले तो इसे हम ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इस इक्वेशन में क्या है, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, और दोनों मिक्स होकर क्या दे रहे हैं हमें, हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहे हैं। ठीक है। According to Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form unstable intermediate. ठीक है। Arrhenius, according to Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen or molecule of iodine collide to form unstable intermediate. इसने क्या कहा कि ये रिएक्शन जो है, ठीक है, क्या होगी कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल एक क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा।
ठीक है। एंड ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होगी ये कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एंड देन ब्रेक इनटू टू फॉर्म, और ये बाद में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, किस में ब्रेक हो जाएगी, दो अलग अलग फॉर्म्स में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी, इस तरह से उसने क्या कहा कि रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का ग्राफ है जिसमें एक तरफ तो हमारी है पोटेंशियल एनर्जी, एक तरफ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये हमें क्या शो कर रहा है, प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। शुरू में हम क्या कह रहे थे, हमारे पास जो भी है आयोडीन है और हाइड्रोजन गैस है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेल्टा एच क्या है, यहाँ पे अभी आपको मैं बता दूंगी यहाँ पे डेल्टा एच क्या है। तो क्या होगा कि जैसे इन दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे, मीन्स हम इन्हें इतनी एनर्जी, ये एनर्जी क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हम जब इसको प्रोवाइड देंगे, ठीक है, बाहर से दे सकते हैं एक्सटर्नल एनर्जी हम इसे जब प्रोवाइड करेंगे, तो ये यहाँ से होते हुए हमें क्या यहाँ पे क्या मिलेगी, हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी इंटरमीडिएट स्टेज बनाएंगे, और लास्ट में फाइनली ये किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको देखें, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो शुरू में इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन इंटरमीडिएट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो और भी ज़्यादा है, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो लो है, ठीक है। सो ये कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, जो भी एनर्जी हमें ज़रूरत होती है इंटरमीडिएट को बनाने की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। जितनी भी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी ये वाली एनर्जी, सॉरी ये वाली एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट को हम क्या कहेंगे, जो भी इंटरमीडिएट है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है फिगर 4.7 इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लोटिंग पोटेंशियल वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, एक तरह का आपका प्रोफाइल होता है जो हमें बताता है एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, कि हमें बताता है कि एनर्जी का चेंज कितना होगा जब एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा, यानी यहाँ पे इधर की तरफ आपके प्रोडक्ट होते हैं और इस वाली साइड आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सम एनर्जी रिलीज व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जब हमारा कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो फाइनल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये जो भी हमारे पास एंथैल्पी है, डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, एंथैल्पी एनर्जी है हमारे पास। ये एंथैल्पी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इनकी एनर्जी इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। All the molecules in the reacting species do not have same kinetic energy। अब देखो जितने भी reacting species हैं, जैसे कि हमारे पास ये हैं, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है। सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद प्रिसिशन, बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक मॉलिक्यूल को बिल्कुल उसकी प्रिसाइज वैल्यू से उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना। तो हमारे थे एक Ludwig Boltzmann एंड द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, चांस किसके हैं ज़्यादा होने के, प्रोबेबिलिटी जो है इसका बेसिक है। स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया एंड प्रिडिक्ट किया बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी किया। उन्होंने बहुत सारे पार्टिकल्स लिए और उनके बिहेवियर को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या लिया, काइनेटिक एनर्जी ली। तो ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये एक तरह से, शोविंग द एनर्जी अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल, की हमारे पास मान लो कि एक चैम्बर के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैस मॉलिक्यूल के, तो उन मॉलिक्यूल्स की और वो किसी टेम्परेचर के ऊपर है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो बिहेवियर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके लिए हमने यहाँ पे प्लॉट बनाया है,
ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, according to them distribution of kinetic energy described by the plotting the fraction of molecules। ठीक है, उसने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनर्जी का वो हम कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे किसके साथ लेके चल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ ले सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एन ई डिवाइडेड बाय एन टी। अब ये एन ई डिवाइडेड बाय एन टी क्या होता है, एन ई का मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी ई है, और वो और किससे ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है। ऐसा नहीं है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी जैसी हो। मान लो कि मेरे पास इस सिस्टम के अंदर 10 पार्टिकल हैं और 4 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ई है, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 ये जो भी पॉइंट रेशियो आएगा इसका फ्लॉट एनर्जी के साथ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे ध्यान होगा, ये फ्लॉट हमने किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि हम अगर आप एक बॉक्स ले लें, उसमें इस तरह से लाइन लगा दें और हम यहाँ पे कुछ जेम स्टोन्स को ऐड कर लें, यहाँ बीच में काफ़ी सारे जेम स्टोन्स को ऐड करेंगे, और मान लो कि 10-11 आपने जेम स्टोन लगा दिए और आप इसको क्या कर रहे हो, अप एंड डाउन मूव कर रहे हो, तो आपकी जो है इसके अंदर डिफरेंट जेम स्टोन है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मिड में क्या होंगे, हमारे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एंड पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमारा कम होगा। तो सेम हमारा जो एक कर्व आएगा ये भी कुछ इस तरह से होगा कि स्टार्टिंग में और एंड पॉइंट पे लो होगा, लेकिन मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या है, ज़्यादा होगा। ठीक है, और जी वो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, ना तो बहुत हाई है और ना बहुत ज़्यादा लो है, उनकी उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, यानी जिसके चांस क्या हो सबसे ज़्यादा, उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, सो पीक ऑफ द कर्व कॉरस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एस काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिबिट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम है, तो इसका मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल जिस एनर्जी को एग्जिबिट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक, यानी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, सो देयर आर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। इस वैल्यू से अगर आप हायर की बात करो चाहे लोअर एनर्जी की बात करो, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कम होंगे। ठीक है, एंड द कर्व बॉर्डन आउट, यानी स्प्रेड टू द राइट सच दैट देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल विद द हायर एनर्जी। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे इसने क्या कहा है कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम की बात कर रहा है ये डायग्राम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए, यानी कि सेम हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लिया है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर के। ये जो पहली कर्व है ये किसी सर्टेन टेम्परेचर, मान लो कि टी टेम्परेचर के ऊपर ले लिया। ठीक है, और जो हमारी सेकंड कर्व है अगर आप इसे देखोगे तो ये वाली जो कर्व है इसमें हमने 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर राइज किया। तो हमने देखा कि ये जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ब्रॉडन पार्ट था, ये क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे राइज हो रही है। ठीक है, तो ये बात क्या बता रहा है, ठीक है, दिस एरिया क्या कह रहा है, दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट द टाइम टी। ठीक है, ये बता रहा है कि ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे पार्टिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं, और ये जो रीज़न है ये हमें क्या बता रहा है, देखो ये रीज़न हमें बता रहा है कि जहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ये वो रीज़न है जहाँ पे पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं किस टेम्परेचर के ऊपर, T+10 के ऊपर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या बताना चाह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कांस्टेंट सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट वन एट ऑल द टाइम। इसने क्या कहा, एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि चाहे आप इस कर्व का एरिया निकाल दो, चाहे आप ये जो नीचे वाली कर्व है इसका एरिया निकाल दो, दोनों का एरिया कांस्टेंट रहेगा, दोनों का एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन एट ऑल द टाइम, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, वन रहेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होने की या फिर ना होने की। ठीक है, सो वी कैन मार्क द पोजीशन ई ए ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको मार्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे इसने मार्क कर दिया, इसको ई ए से मार्क कर दिया। ठीक है, इसने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट को। सो इसने कहा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम क्या इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे किसी भी सब्सटेंस के, तो उसके जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के जो कोलाइड कर रहे हैं विद एनर्जी ग्रेटर देन ई ए, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को मार्क कर दिया था, ये जो रीज़न है ये क्या है, एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को राइज कर देते हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर वाली जो कर्व है, ये वाली जो कर्व है, ये हमारी क्या है, इंक्रीज्ड है पहले वाली वैल्यू से, डार्क वाली से लाइट वाला शेड ज़्यादा है, तो ये हमें ये बता रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द डायग्राम, अगर डायग्राम को देखें तो आपकी जो लोअर कर्व है वो अपर कर्व की ट्वाइस है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रही है, जस्ट डबल्ड हो रही है जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर रहे हैं। और अगर हम आरएनएस इक्वेशन देखें जहाँ पे ये फैक्टर है, ये फैक्टर किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये उनके लिए है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। अगर हम उस इक्वेशन का एंटी लॉग ले लें, सॉरी उस इक्वेशन का लॉगरिथम ले लें, कौन सी इक्वेशन है हमारी, अभी हमने देखी थी पीछे, ये वाली इक्वेशन, अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें, सॉरी नेचुरल लॉगरिथम ले ले, तो हमारे पास क्या आएगा, log k। ठीक है, हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे, जैसे इसने यहाँ शो कर रखी है। इस इक्वेशन का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आएगी। ठीक है, अब दो क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, a इंटू में e की पावर मान लो जो भी है b मान लेते हैं पूरी टर्म्स को, ई ए बाई आर टी को। तो ये अब दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जब भी हम लोग लेते हैं तो हमारा क्या होगा, log a प्लस में ln e की पावर जो भी है b। अब मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक लॉगरिथम में बताया था कि एक्सपोनेंशियल की जब भी हम कोई पावर लेते हैं log के अंदर तो उसका log हट जाता है और उस वही पावर उसका आंसर होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे e की जो पावर थी माइनस ई ए बाई आर टी, वो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। और ln k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल्स टू ln a। ठीक है, अब अगर हम प्लॉट लें किसके बीच में, जो भी हमारे पास नेचुरल लॉग है रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर का, तो जो फ्लॉट हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, फ्लॉट कैसा आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखो आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे फ्लॉट ले रखा है इन्होंने, यहाँ पे ln k का और t का ले रखा है। फ्लॉट हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ये जो है ये कहाँ पे टच करेगा, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे ln a है, और इसकी जो स्लोप है वो किसके बराबर होगी, माइनस ई ए बाय आर के इक्वल होगी। ठीक है, सो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियली हमारी रेट कांस्टेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्लोप क्या है, माइनस ई ए बाय आर है, इंटरसेप्ट है ln a, so we can say ea and a using these value। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए हम वैल्यू निकाल देते हैं। मान लेते हैं T1 टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन है और T2 टेम्परेचर के ऊपर ये इक्वेशन है, ये इसके ऊपर रेट कांस्टेंट है K1 और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K2। ठीक है, और A दोनों के लिए सेम कांस्टेंट है। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है, हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आएगा, ln
K2 माइनस में ln K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय RT1 EA डिवाइडेड बाय RT2, और ln A दोनों में कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है log A माइनस बी log क्या होता है, log A डिवाइडेड बाय B, तो इस तरह से ये डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ से EA बाय R कॉमन ले लेंगे, 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको log बेस में 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2.303 आ जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, वहाँ ले जाते ये क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास log K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आएगी EA 2.303 R, और हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, नीचे प्रोडक्ट, ये वाली टर्म उधर ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, और इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस एट 500 केल्विन 700 केल्विन, हमें दोनों के ऊपर रेट कांस्टेंट यानी K1 K2 की वैल्यू गिवन है, हमें EA और A को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेम्परेचर दे रखा है, EA और R की वैल्यू हमें पता है 8.314 होती है, तो हम यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे log 7 बाई log 2। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू से ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और EA की वैल्यू क्या आएगी, इस वाली वैल्यू को इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, K की वैल्यू लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म की एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यू गिवन होगी अगर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और A क्या होगा, यहाँ से जो भी आंसर हमारे पास आता है उसको डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड की डिकम्पोजिशन की रेट आपको ऑर्डर रिएक्शन ये दे रखी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे इसने बता दिया। एट 600 केल्विन पे रेट कांस्टेंट ये है और एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो 700 केल्विन के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला हम K1 माइनस K2 और ln K2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम उधर ले आएंगे, इधर प्लस, इधर आके ये टर्म क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे है, और इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो क्या इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट इट्सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, यानी अपने अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं लेके आता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को जरूर बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि MnO एक कैटालिस्ट है जो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा देता है। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें KClO3 के अंदर हम MnO2 को लें तो KCl और 3O2 हमारे पास बनेंगे, तो वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एडेड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट वर्ड हम नहीं यूज़ करते अगर सब्सटेंस क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम उस जब भी कोई भी सब्सटेंस किसी भी हम रिएक्शन के अंदर ऐड करें वो रिएक्शन को डिक्रीज करे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर कहेंगे। The reaction of catalyst can be explained by the intermediate complex theory। जो भी intermediate complex theory थी ऊपर हमने पढ़ी थी उसी बेसिस पे हम इसको explain करते हैं। According to this theory, a catalyst participate in chemical reaction by forming temporary bond with the reacting result and intermediate। ये क्या करता है, जितने भी reacting species हैं उनके साथ ये catalyst एक temporary bond बनाता है, permanent bond नहीं बनाता। ठीक है, ये क्या करता है, temporary bonds बनाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर बाद में इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके फिर ये क्या करता है, फाइनल जो है हमें प्रोडक्ट यील्ड करता है और कैटालिस्ट हमें वापस मिल जाता है एज इट इज़। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, इट इज़ believe that the catalyst provide an alternative pathway or the reaction mechanism by reducing the activation energy between the reactant and the product। क्या कह रहा है, ये माना गया कि जो कैटालिस्ट हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिव वे, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक अलग वे प्रोवाइड करते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ये रिड्यूस कर लेते हैं, किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होती है, और जिस वजह से पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे फिगर के अंदर,
अगर इस फिगर को हम देखें यहाँ पे डिटेल में, इस फिगर में क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हमारे पास कैटालिस्ट नहीं है तो जो पाथ है हमारा ये होगा रिएक्शन का, यानी कि हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, ये इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी है। लेकिन अगर हम कैटालिस्ट ऐड कर देंगे तो हमारे को जो रिएक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है वो इतनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कितनी अमाउंट से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें यहाँ से हमें पता चल रहा है इस चीज़ का। ठीक है, सो ये जो है ये क्लियर होगा हमें किसी इक्वेशन से। वहीं 4.18 जो इक्वेशन थी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी लो हो रही है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन बी कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि अगर आप छोटा सा भी रिएक्टेंट के अंदर कोई भी माइन्यूट अगर आप कैटलिस्ट ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिएक्टेंट के ऊपर उसको रिएक्टेंट को कैटलाइज करता है, कैटलाइज यानी उसकी रिएक्शन को बढ़ाता है। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स एनर्जी है उसको चेंज नहीं करता है ये। ठीक है, जिसको हम डेल्टा जी बोलते हैं। इट कैटलाइज एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, बट इट डजंट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जितनी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको कैटलाइज नहीं करता, यानी कि उनकी रिएक्शंस को नहीं बढ़ाता। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ही जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनको ही कैटलाइज करता है। इट इज़ फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था Kc किसी भी रिएक्शन का, उसको भी नहीं चेंज करता है। ठीक है, इट हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, ये इक्विलिब्रियम की जो टाइम है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की पोजीशन, वो जो टाइम है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इट कैटलिसिस द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों ही जो आगे होगी और जो पीछे होने वाले रिएक्शन दोनों को ही ये बढ़ाता है, टू द सेम एक्सटेंट सो दैट इक्विलिब्रियम स्टेट्स रिगेन सेम बट रीच अर्लियर, कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी क्या रहे, सेम रहे लेकिन जल्दी बढ़ जाए। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी आपकी किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में। नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी क्या थी, एर्नेस्ट के बाद जो इक्वेशन थी वो बहुत ज़्यादा रेंज तक अप्लाइड हो रही थी, तो उसके बाद एक और हमारे पास थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी किसने दी थी, मैक्स जो कोलिजन थ्योरी थी वो डेवलप की थी मैक्स ट्रॉट ने। ठीक है, एंड विलियम लुइस इन 1916 एंड 1918 के दौरान की थी, विच प्रोवाइड अ ग्रेट इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिज्म एस्पेक्ट ऑफ द रिएक्शन, जो हमें बताता था किसके बारे में, जो भी एनर्जी के मैकेनिज्म है और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिएक्शंस के, रिएक्शन कैसे होती हैं। इट बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है गैसेस के ऊपर, उनके ऊपर बेस्ड है। वो थ्योरी क्या कहती है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम आर हार्ड स्फीयर। काइनेटिक थ्योरी मानती है कि जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज है वो क्या है, एक हार्ड स्फीयर है, एंड द रिएक्शन इज पोस्टुलेट टू अकर व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, और रिएक्शन तब होगी जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी कोलिजन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी, और कोई दूसरा फैक्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के सिवा कोई और है जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को डाल सकता है, वो क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हम कोई भी एक बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन लेंगे, बायोमोलिकुलर से नहीं, एक मॉलिक्यूल ए है एक मॉलिक्यूल बी है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जो रेट है वो किसके बराबर होगी, जेड ए बी ई टू द पावर ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, जहाँ पे जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ए और बी रिएक्टेंट की, और हमें पता है ई ए क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, वहीं जो हमने पीछे किया था सेम वैसे ही है, और जैसे कि यहाँ पे जो बस चेंज किया हुआ है ई
जहाँ पे हमने ए यूज़ किया था उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर दिया है, यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। तो इक्वेशन जो है 2.3 प्रोडक्ट करती है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चलती है दैट इन्वॉल्विंग द एटॉमिक स्पीसीज और सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में हमें सही ढंग से बताती है, बट फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ डेविएशंस जरूर हमें मिलते हैं, यानी कि एक्चुअल रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट हमें वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, रीज़न क्या है, कुड बी दैट, क्या कारण है, डेविएशन क्यों मिल सकते हैं, कोलिजन डू नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो भी कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि 10 कोलिजन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 कोलिजन में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ओनली हम कह सकते हैं 6 कोलिजन में हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो बाकी 4 जो कोलिजन है वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे, इसी वजह से डेविएशन आ सकते हैं। ठीक है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उस टाइम पे जो उनकी एनर्जी होती है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कोलाइड करना पड़ता है, और उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, 3D स्पेस के अंदर वो जो कंबाइन कर रहे हैं आपस में, तो वो किस एंगल से कंबाइन कर रहे हैं वो उनकी बतानी चाहिए। सो टू फैसिलिटेट, ताकि उनकी जो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग हो रही है वो आसानी से हो जाए, और नए जो बॉन्ड है जिनकी फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत इजीली हो जाए। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब हम प्रॉपर एंगल के अंदर, प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर उनके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें न्यू फॉर्म्स मिल रही है प्रोडक्ट की, उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। ठीक है, उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल्स को की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं कहाँ से, ब्रोमो इथेन से। ठीक है, और डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो रिएक्शन है मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम OH स्पीसीज़ को यूज़ करते हैं, आयनिक स्पीसीज़ को, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एथेनॉल, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, एक्चुअल में होता क्या है, हमें पता है ब्रोमीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पे स्पीसीज, और कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। इसके ऊपर टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज के ऊपर टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये कटायन इनके पास आता है। तो अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यानी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ये इसको, ये वाला तो है, देखो आप कह सकते हो कि ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये है इसको रिपेल कर रहा है, और यहाँ डिस्टेंस कम होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि इसकी जो रिपल्शन है ब्रोमीन की वो ज़्यादा होगी, जिस वजह से हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारी ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो ये जो है ये इसके थ्रू नहीं आएगा आगे से, बल्कि ये यहाँ कहीं से ऐसे आएगा, जिस वजह से ये क्या करेगा, आप कह सकते हो, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से नहीं आएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन से आएगा, जिससे ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लार्ज हो जाएगा, यानी रिपल्शन वाला नहीं हो पाएगा इस केस में, और फिर यहाँ से हमारा ब्रोमीन जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लीड द बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर इज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन देम सिंपली बाउंस बैक एंड नॉट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। अगर इम्प्रॉपर है तो हमारे जो ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं ये टकरा कर बैक हो जाएंगी, और किसी तरह का हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सो टू अकाउंट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन, यानी कोलिजन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। एक अनदर फैक्टर है जिसे हम P बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, और स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं इसे, ये हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि जो कोलिजन है वो परफेक्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर ओरिएंटेटेड है या नहीं है, तो इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू PZAB e टू द पावर EA डिवाइडेड बाय RT।
ठीक है। दस इन कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या है, एक्टिवेशन और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी ज़रूरी है मॉलिक्यूल्स की, वही डिटरमाइन करता है इफेक्टिव कोलिजन को, और वही हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। कोलिजन थ्योरी के हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं एज इट कंसिडर एटम, क्योंकि हमने यहाँ पे एटम को क्या कंसिडर किया है, हार्ड स्फीयर कंसिडर किया है, उसका जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने इग्नोर किया है। तो इसके बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे कि अगर हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट लेके चलते हैं तो कोलिजन थ्योरी को हम कैसे रीड आउट करेंगे, बट तुम्हारे सिलेबस में ओनली काइनेटिक थ्योरी तक ही है, तो इसलिए हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।